अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज जिस तरह के हम देख सकते हैं कि बहुत सारी बड़ी ख़बरें हमारे सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी ख़बर ये रही कि ये ख़बरों को आप तक पहुंचाने वाले यानी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनियर जर्नलिस्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बाकायदा मुलाकात। इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। इस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातों को वाज़े किया, जिस तरह कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब ये नई हुकूमत किसी भी तरह की सिफारिशों में यकीन नहीं रखती और मुकम्मल एहतसाब की बात करती, यानी हर एक की अकाउंटेबिलिटी होगी। साथ ही साथ उन्होंने सीएम पंजाब यानी उस्मान बुज़दार साहब की खूब हिमायत की। उन्होंने कहा कि वो उनको एक बेहतरीन कैंडिडेट मानते हैं और इस पर्टिकुलर जॉब के लिए ही इज़ द राइट मैन। मूविंग ऑन, ही ऑल्सो सेड कि जी मैं तनकीद से घबराता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस नई हुकूमत को पैर जमाने के लिए पहले 3 महीने देना चाहिए। उसमें इनकी कारकर्दगी को देखते हुए फिर इन पर तनकीद की जाए तो वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होगी, बल्कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव एलिमेंट भी सामने आएगा। सबसे बढ़कर ये कि एक और ख़बर मेरे ख्याल में आप सभी ने बुलेटिन्स में देखी होगी, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि ड्यूरिंग दिस मीटिंग, जब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वफ्त कहना चाहिए मीडिया का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ मौजूद था, एक बहुत ही हाई लेवल डिप्लोमेटिक कॉल उनके पास 2 दफ़ा आई और ये मैसेज उन तक पहुँचाया गया कि प्रेसिडेंट फ्रांस उनसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आगे से जवाब ये दिया गया, इमरान खान साहब ने कहा कि ये कॉल मैं बाद में लूँगा। और ये क्यों लीक की गई खबर और ये किस तरह पहुंचाई गई लोगों तक, जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस बात को भांपा, इसको पिक किया और हम देखते हैं कि कई सीनियर जर्नलिस्ट ने इस हवाले से पहले ट्वीट की और फिर हमने इसको बुलेटिन्स में देखा। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा सेट कर रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ देख रहा है, ख़ास तौर पर हमने देखा कि गुस्ताखाना खाकों का जो मामला है वो पाकिस्तान ने बड़े पुरजोर अंदाज में उठाया और कहा यह भी जा रहा है, जिस तरह के फॉरेन मिनिस्टर की जो लास्ट स्टेटमेंट और ब्रीफिंग रही है, कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इंटरनेशनल सतह पे मुस्लिम उम्मा की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात को माना गया है। ये जो एक कॉन्टेस्ट था गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, उसको कैंसिल किया गया है और इसको फतेह करार दिया जा रहा है। लेकिन इसी तनाजुर में अगर हम देखते हैं कि इस तरह की खबरें आएंगी कि द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज़ ट्राइंग टू गेट इन टच विद द प्राइम मिनिस्टर और उनको वक्त नहीं दिया जाता या उनको कहा जाता है कि 30 मिनट बाद आएँ, तो इज़ दैट अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर? इसी बात से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जनाब शाहिद अमीन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। दिफाई तज्जियाकार जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ शामिल हैं तारिक चौधरी साहब, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले अगर तारिक साहब, मीडिया से गुफ्तगू करना, एक ऐसा वक्त उनके पास पहुंचा जो लीडिंग नेम्स इन पाकिस्तानी जर्नलिज्म माना जाता है, अपनी हुकूमत के मेरे ख्याल में 10-12 रोज़ गुजरने के बाद इस वक्त से मुलाकात करना, उसको बाकायदा ब्रीफिंग देना, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेरे ख्याल में एक मेजर लिया गया है। इसको आप किस हद तक कामयाब समझते हैं या इफ़ेक्टिव मानते हैं? देखिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पर जिन्होंने नया टेक ओवर किया हो, उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी होता है जी। और हमने देखा है माजी में कि जितने प्राइम मिनिस्टर्स ने या फॉरेन मिनिस्टर्स ने या डिफेंस मिनिस्टर ने या हुकूमती अहदेदारों ने मीडिया के साथ अपना ताल्लुक़ अच्छा रखा, इंटरेक्शन रखा, उनसे मिलते रहे, बीट रिपोर्टर से, डिफेंस रिपोर्टर से, फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्टर से, इवन एंकर से, तो उनको फ़ायदा ये हुआ कि उनकी बात जो है वो आवाम तक पहुँची है। देखिए, बात यह है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो डिसइन्फॉर्मेशन का बायस बनती है। अगर आपके राब्ते ना हो, अगर आपके दरमियान नाते ना हो, तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं और क्लैरिफिकेशंस ना हो मुख्तलिफ मौके पर वक्तन फ़क्तन, तो उसके नतीजे में बहुत सी ऐसी खबरें जो जहनों में मौजूद होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, वो खबर बन जाती हैं, खबर बनकर फैल जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एक अच्छा आगाज़ किया है। माजी में भी बाज़ हुक्मरानों ने शुरू में बहुत अच्छा आगाज़ किया था, राब्ता रखा मीडिया से, बात की, लेकिन फिर आस्ता आस्ता मसरूफियात में उलझते गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको वो, एक तो ये है कि उसको वो करें, इसको पॉजिटिव करें, लेकिन एक ज़रूरी है कि इसको इस तरह लिमिटेड ना करें। आज मेरा ख्याल है, मेरी ज़ाती राय में, वो एक बहुत लिमिटेड सा एक डेलीगेशन था, उसको थोड़ा खोलें, दिल खोलें, दफ्तर खोलें और अपने जो मीडिया की उनकी बड़ी गहरी बात की और मैं आपकी बात भांप गई, उसको हम मजीद इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो इशारा मैंने पहले किया कि सबसे बड़ी खबर, देखें आपका मकसद इस वक्त को बुलाने का ये था कि डिसइंफॉर्मेशन ना फैले और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा हो, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुनिया तक पहुँचे। लेकिन हमने देखा कि इसी वक्त से मुलाकात के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल आती है और उसके हवाले से जो खबर बनती है, शाहिद अमीन साहब इसको मैं आपके पास आना चाहूँगी, ये किस किस्म का मैसेज दे रहा है दुनिया
को भी, या बल्कि यही सवाल अगर मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपके पास ले आऊँ, आप क्या समझते हैं कि ये मैसेज किस तरह लोगों ने पढ़ा होगा, ये खबर उन तक जो पहुँची है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट को टाइम नहीं दिया? एक तो हम ज़रा खुश हो जाते हैं कि जी हमने अपने आप को बड़ा सही रखा हुआ है, अपने टाइम को हम सही लेके चल रहे हैं, लेकिन इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके एक पहलू तो बड़ा वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मुबारकबाद देने के लिए शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया था और प्राइम मिनिस्टर को ये कॉल लेनी चाहिए थी जी, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात में इस वक्त घिरा हुआ है, इसमें पाकिस्तान किसी किस्म का कोई भी डिप्लोमेटिक इस किस्म की गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तो ये पहलू है जिसमें कम से कम मुझे कोई शक नहीं है। सही। दूसरा पहलू ये है कि इस किस्म की कॉल्स अचानक नहीं आती। कॉल्स जब आती हैं तो पहले टाइम तय होता है कि किस वक्त फ्रेंच प्रेसिडेंट कॉल करेंगे, किस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल होंगे, ताकि इस किस्म की जो फॉकपास हुआ है ये ना हो। अगर तो ये अचानक कॉल आई है तो भी मैं समझता हूँ ये इम्पॉर्टेंट थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए थी, क्योंकि अचानक अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट कोई मामूली आदमी नहीं है, पाकिस्तान दुनिया की एक ताकत है फ्रांस, यूरोप में ख़ास तौर पे बड़ा उसका क्लाउट है और इंटरनेशनल अफेयर्स में पाकिस्तान की मदद कर सकता है फ्रांस अगर चाहे, और दूसरे जो मामलात हैं पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों के साथ, वहाँ पर भी फ्रांस की बात सुनी जाती है। तो कॉल लेनी चाहिए थी और ये मैसेज मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली भी शायद हम इतना पॉजिटिव नहीं दे सकेंगे इसका। हम जो मर्जी इसको स्पिन देना चाहें कि जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये वजह थी या वो वजह थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल आई और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉल नहीं ली। सर, वी आर हार्डली आउट ऑफ वन कंट्रोवर्सी। एक अभी जो हाल ही में जिक्र हुआ जिसके बारे में फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी हम इस एपिसोड से आगे बढ़ना चाहते हैं, माइक पॉम्पे की भी इसी तरह एक टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन थी विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। तो ये पे दर पे दो वाकयात ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं और आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की कॉल आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसके बारे में मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं आज एक नवाए वक्त में छोटी सी खबर पढ़ रहा था कि इंडियन जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको पाकिस्तान की एक किस्म की फतह, तो बहुत बड़ा लफ्ज़ होगा, पाकिस्तान के लिए इसको बेहतर करार दिया है। उनका कहना ये था कि, और मेरा अपना खुद भी यही व्यू था पहले दिन से ही, कि अमेरिकन ये जो वाटर टेस्टिंग थी उनकी, कि भाई ये टेस्ट करें कि भाई किस किस्म की हुकूमत आई है, क्योंकि इमरान खान साहब का जब लग रहा था कि PTI इंतखाबात जीत लेगी तो इंटरनेशनल मीडिया इसको इतने ज़्यादा उछाल नहीं रहा था। जो PTI के बारे में और ख़ास तौर पे खान साहब के बारे में उनका जो राय थी वो इतनी मुस्बत नहीं थी कि इस को हम जानते नहीं हैं, ये बड़े हार्ड स्टैंड लेने वाला है, और इसने पहले तालिबान के से बात करने की बात की, फिर इसने जो नेटो की ट्रैफिक थी उसको रोकने की बात की, फिर ड्रोन्स के बारे में बात की। तो एक था उनका जहन में ये। तो अमेरिकन की ये जो कोशिश थी कि किसी किसी पाकिस्तान को बैकफुट पर लेके जाया जाए, नॉर्मल कॉल के बाद ये जो टेररिस्ट का बीच में ऐड किया गया, ये इंडियंस के मुताबिक भी और हमारे जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने इसको फॉरेन एजेट किया उनके मुताबिक भी ये बाद में खुद उनकी अपनी इख्तिरार थी कि अगर तो पाकिस्तान इसको चुप करके पी जाए और इसको बर्दाश्त कर जाए तो शायद वो अगला स्टेप लेने पर तैयार हों। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि उस कॉल के बारे में पाकिस्तान का ये रवैया इस लिहाज से सही था। और आप देखिए कि इसी वजह से और भी वजूहत हैं कि अभी पॉम्पियो अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ उनके जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ है वो भी आ रहे हैं साथ। बिल्कुल। और ये दोनों का पाकिस्तान बेवकूफ़ आना ये मानी खेज भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एक और सवाल आपसे इसी हवाले से करते चलो, जो हमने कल देखा कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा हुई, बात की जाती रही कि 8 घंटे की ब्रीफिंग GHQ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दी गई। ये परहैप्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रीफिंग इसको तस्वुर किया जा रहा है। इसके विजुअल्स भी हमने देखे, जो बातें यहाँ पे डिस्कस हुई उसके मिनट्स भी हमारे सामने आए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज समहाउ इट सीम्स के बार बार जब फॉरेन पॉलिसी का या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की बात आती है तो वो जो डायरेक्शन सेटिंग है उसमें अभी भी एक तरह की टग ऑफ वॉर, एटलीस्ट मीडिया इसको इसी तरह रिपोर्ट कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी एक मस्बत पेशरफ्त है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान वो आ रहे हैं, अपने जो चीफ सिक्योरिटी उनके एडवाइज़र हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं उनके पास, और पूरे हेडक्वार्टर्स से उनकी बातचीत होती है। और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनसे पहले उनका तजुर्बा नहीं है, उनको फ़ौज के बारे में, फ़ौज कैसे सोचती है, उनका जो थॉट प्रोसेस क्या है और कैसे ये बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वो ये समझने में मदद मिली। जो
वाइब्स आ रहे हैं बड़ी पॉजिटिव हैं। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे या बाद में भी जिन्होंने बात की, उनका कहना ये था कि प्राइम मिनिस्टर बड़े तैयार होकर आए थे और उन्होंने बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस किए और उनका जवाब उसमें उन्होंने जो उनका व्यू था वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे। तो एक तरह से जो एक बर्फ सी जमी हुई थी, यूँ लगता था कि शायद मिलिट्री और सिविल किसी एक पेज पर नहीं आ सकेगी, लग यूँ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की ये पूरी कोशिश है कि पहले दिन से ही अपनी मिलिट्री को अपने साथ लेकर चलें। और मिलिट्री ने भी कल इस चीज़ का बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमें सिविल या सिविल सुपरमेसी से किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत इस वक्त पनप रही है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं की मर्जी से काम होगा और उन्हीं की मंशा से काम चलेगा। लेकिन इसमें जो मशवरा है, मुशावरत है, लीडरशिप मेरे ख्याल में इस बात को अच्छी तरह भांपती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का उसको सामना है और साथ मिलकर इसका हल निकालना। लेकिन समहाउ शायद अमीन साहब से हमारा राब्ता हो चुका है तो उनसे भी मैं उनको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। शायद साहब, क्या वजह है कि मीडिया में हम ये फीलर बार बार देखते हैं और कल भी हमने देखा कि इस 8 घंटे की ब्रीफिंग के बाद बहुत सारे चैनल्स ने इस तरह की रिपोर्ट्स भी चलाई कि देखिए जी दौर माजी में ज़रा जाते हैं और मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का और मुख्तलिफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के क्या रिलेशनशिप रहे हैं मिलिट्री लीडरशिप के साथ। तो इस तरह की बात को ऐसा लगता है कि एक फॉल्ट लाइन है सिविल वर्सेस मिलिट्री लीडरशिप की जिसको बार बार छेड़ा जाता है। ये रवायत कहाँ से पड़ी है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी इस वक्त मस्बत साबित हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में तो ऐसा होता रहा है कि मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है वो एक पेज पे अक्सर नहीं रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये माजी की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत का सिलसिला बड़ी कामयाबी से आगे जा रहा है। अभी अभी इलेक्शन हुआ है, इमरान खान को अक्सरियत से मुंतखब किया गया है, वो एक फ़आल लीडर हैं। यकीनन ये समझना कि फ़ौज या कोई और इदारा उन पर असरअंदाज होगा, ये मेरे ख्याल में गलत फहमी होगी। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि फ़ौज जो है जमहूरी अमल को पूरी तरह से उसकी सपोर्ट कर रही है। और कल जो उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद मैं समझता हूँ कि मिलिट्री लीडरशिप के साथ इमरान खान की हुकूमत का पूरा कोऑर्डिनेशन होगा। तो इस बारे में कोई तशवीश की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि फ़ौज का भी वही इरादा है या जो मकसद है जो कि हमारी हुकूमत का है, और जो कि ये है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हर हालत में आगे ले जाना है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी दुश्वारियों में घिरा हुआ है और अगर हम एक ज़बान होकर नहीं बोलेंगे तो फिर पाकिस्तान की जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल, शायद साहब पाकिस्तान के केस को मजीद स्ट्रेंथ देना ही, मजीद स्टेबिलिटी देना ही हमें नज़र आ रहा है कि इनका मकसद है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन वापस आके एम्बेसडर शाहिद अमीन से भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी इसका इंदिया दिया कि ऐसी कॉल्स जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक कॉल्स होती हैं वो अनस्केड्यूल्ड नहीं होती। तो आज इस खबर का बाहर आना कि फ्रेंच प्रेसिडेंट से इमरान खान साहब की गुफ्तगू नहीं हो पाई, उन्होंने टेलीफोन किया था, मोस्ट प्रोबेबली उनको मुबारकबाद देने के लिए किया था, उस पर वो क्या सोचते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अंदरून मुल्क भी और हमारे फॉरेन रिलेशंस के प्लेटफॉर्म पे भी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्या कहना है। The foreign policy of Pakistan will be made here, the Foreign Office. Policies are formulated in the US. Don't you take an input from CIA? Don't you seek input from Pentagon? Obviously. मुझे अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिला माजी में, उनके साथ करीबी काम किया और मुझे कुछ अंदाजा है उनकी तरजीहात का भी है, उनकी कंसर्न्स का भी है। उन कंसर्न्स को और तरजीहात को सामने रखते हुए दो टोक बात करूंगा कि आपकी तरजीहात सर आंखों पे, मेरी तरजीहात भी हैं, मेरी ज़रूरियात भी हैं। आपकी तरजीहात सर आंखों पे, लेकिन हमारी तरजीहात भी हैं और हमारी ज़रूरियात भी हैं। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे देने बहुत ज़रूरी थे। लेकिन साथ ही साथ छोटी छोटी कभी कभार जो मिस्टेक्स होती हैं या जिस तरह की ख़बरें हमारे सामने आती हैं वो राई का पहाड़ भी बन जाता है। जिस तरह कि हमने देखा कि एक कॉन्वर्जेसन माइक पॉम्पे की विजिट से पहले ही थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, बट देन अगेन अ वेरी सॉलिड रिमार्क एंड अ सॉलिड रिस्पॉन्स बाय द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान जब कहा गया कि वीड लाइक टू मूव बियॉन्ड दिस
एपिसोड। अब देखना ये है कि अगले हफ्ते वहाँ क्या बात होती है, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि इस नई हुकूमत के लिए पहला जो इंटरनेशनल वफ़द पाकिस्तान पहुँचा वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का था। आज उनसे भी मुलाकातें हुई, बड़े मस्बत इसको कहा जा रहा है। और एक दफ़ा फिर ईरान ने पाकिस्तान को चार बहार मंसूबे में शराकत करने की भी पेशकश की। शाहिद अमीन साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। यूरोपियन यूनियन के हवाले से ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात को बड़ा बुलंद आवाज़ में कहा कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही है कि किस तरह गुस्सा खाना खाकों के हवाले से पाकिस्तान की और पूरी मुस्लिम उम्मा की जो बात है, आवाज़ है, उसको सुना गया। लेकिन आज जिस तरह के हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पूरी यूरोपियन दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक साथ काफ़ी घुटी हुई है, साथ मिली हुई है, एक साथ मिलकर वो चलते हैं। तो ये जो खबर हमारे सामने आई है फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल ना लेना, ये कोई उनके लिए मुश्किलात तो नहीं पैदा कर देगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आमतौर पे तो टेलीफोन कॉल से पहले कोई तयन हो जाता है कि कितने बजे वो बात करेंगे, और उस वक्त यकीनन ज़्यादा मुनासिब तो यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बातचीत के लिए तैयार हों। लेकिन अगर उनकी कॉल यकायक आई है और वज़ीर आज़म किसी और काम में मसरूफ़ हैं, तो फिर अगर ये कहा गया है कि थोड़ी देर के बाद फ़ोन करें, तो इसमें कोई मैं नहीं समझता मजाक़ा है, और ना ही वहाँ पे इसका गलत मतलब लिया गया होगा जी। तो ये चीज़ें जो हैं इनकी डिप्लोमेसी में इतनी अहमियत नहीं है। ये हम कुछ ज़ातियात को फ़ॉरेन पॉलिसी में ले आते हैं। असल चीज़ क्या है कि दोनों ममालिक का मौक़िफ़ क्या है, उनके मक़ासद क्या हैं, उनके कौमी मफादात क्या हैं। ये छोटी मोटी बातें कि टेलीफोन किया उस वक्त मौजूद नहीं थे, इन पे हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही। और शायद साहब, शायद इसी वजह से मीडिया को थोड़ा सा अपने साथ लेके चलने के लिए आज हमने देखा कि एक कोशिश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की। लेकिन तारिक साहब, जिस तरह आप कह रहे थे कि दिल बड़ा करना चाहिए, कुछ चेहरे हमने देखे, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा तो ये कि मैं तनकीद से घबराता नहीं हूँ, लेकिन उन पर जो लोग ज़्यादा तनकीद करते हैं उस वक्त में हमें वो नज़र नहीं आए। नहीं, मसला चेहरों का नहीं है, ये तासर नहीं जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अगर वो किसी को बुलाते हैं तो सिर्फ उसको बुलाते हैं जो उसका सपोर्टर है या माजी में उनका सपोर्टर है। आपको ये तासर मिला? मैं ये कह रहा हूँ ना कि ऐसा तासर नहीं मिलना चाहिए। अगर उनकी लिस्ट बन रही है, अगर उनके मेहमानों का तयन हो रहा है, तो पब्लिक में, मीडिया में ये तासर नहीं जाना चाहिए कि उसमें वो लोग थे जो माजी में उनके सपोर्टर रहे हैं या उनके साथ रहे हैं, वो मीडिया पर्सन के तौर पे जाएं वहाँ, उनको मीडिया पर्सन के तौर पे बुलाया जाए, उनको अपने चैनल, अपने अखबार, अपने प्रोग्राम के एंकर के तौर पर जाना चाहिए। जब उनकी लिस्ट बनती है, जब उनके गेस्ट का तयन होता है, तो वो एज ए मीडिया पर्सन हो, ना कि ये हो कि जो कि माजी में या ये कि कोई ऐसा शख्स वहाँ ना आ पाए जो नाकद रहा हो। चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहे हैं तो मैं वेलकम करता हूँ तनकीद को, तो फिर वहाँ सबको जाना चाहिए। सबसे मुराद ये नहीं कि कुछ जलसा आम होना चाहिए, लेकिन उनको जब बुलाना चाहिए, अगला डेलीगेशन एक ऐसा हो जिसमें और लोग हों, इसके बाद एक और डेलीगेशन हो। तो मेरा ख्याल है कि एक प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो अब अपोजिशन लीडर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि वो किसी ऐसे लोग को ही इंटरव्यू देंगे जो उनका फेवरेट एंकर है। उनको सबको बुलाना चाहिए, सबको बुलाया होगा उन्होंने, और अगर ऐसा तासर है तो फिर इस तासर को कॉन्शियसली दूर होना चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मीटिंग जो आज हुई है, अगर हम देखते हैं कि जितने भी स्पीचेस, जितने भी स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए हैं, या जितनी भी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, तो फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा उनका स्ट्रेस रहा है, ख़ास तौर पे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी। जिस तरह कि हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू उनकी ओट टेकिंग सेरेमनी में भी आए, बड़ा अच्छा मैसेज इसका भी गया पूरी दुनिया में। लेकिन साथ में गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगर आपकी तरफ मैं आना चाहूँ, हम ये भी देखते हैं कि इंडिया की जो राय है पाकिस्तान के हवाले से और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल हालात शायद ही कभी रहे हों। और आज हमने ये भी देखा कि दरियाए चिनाब पे 23 डैम बनाने का इंडिया की तरफ से जो एक मैप है, जो उनका एक इरादा है, नक्शा है, वो भी सरेआम पे आ गया है। इसको आप कैसे देखते हैं और किस तरह आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाक भारत ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे? देखिए, पाक भारत ताल्लुकात का एक हमवार सतह पर रहना दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा जब बात कौम से खिताब किया था इलेक्शन के बाद, तो भी उन्होंने ये अंदिया दिया था जी। लेकिन मसला ये है कि भारत पाकिस्तान को अपने रास्ते का सिर्फ एक पत्थर समझता है, वो पाकिस्तान को अपना एक साथी बना के साथ चलने को तैयार नहीं है। इस वक्त भारत का ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान के सारे बॉर्डर्स को ख़त्म कर दिए जाए या भारत को खुली छुट्टी दे दी जाए ताकि वो जो चाहे जहाँ चाहे और पाकिस्तान को एक राह गुज़र के तौर पर इस्तेमाल कर ले, इससे ज़्यादा वो पाकिस्तान को अहमियत देने को तैयार नहीं है। क्योंकि
उसकी जो भारत की सोच है वो रीजनल से बाहर निकल के सोच रहा है वो, और वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो इंडियन ओशन है ये भारत का है और इंडिया इस ओशन में किसी और को या किसी और ताकत को इतना ज़्यादा अमल दखल की इजाज़त नहीं देंगे। फिर चीन का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, और एक जो डेवलपमेंट हुई है हमारे मीडिया ने शायद पिक नहीं की, जो अमेरिकन इंटरनेशनल कमांड्स है उनकी, जिस तरह के सेंटकॉम है तो पैसिफिक कमांड थी जिसके अंदर इंडिया वहाँ पे आता था उसमें, अब उसको उन्हें इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से दे दिया। इतनी शायद ये सब्सटेंशियल वैसे ना हो, लेकिन इसको साथ जोड़ देने का एक वो भी एक ऐसा एक फैक्टर है जो इंडिया को मजबूत समझता है कि इंडिया में मजबूत हूँ, क्योंकि अमेरिका उसके साथ पूरी तरीके से है, और अमेरिकन इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना और अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में और इस खित्ते में काम करना इंडिया को शायद इसको सूट करता हुआ नजर आता है, और इसीलिए वो पाकिस्तान की बात ज्यादा सुनने को तैयार नहीं है। So all this is going to play up a very interesting stage। गुलाम मुस्तफा साहब, आपकी बात से ही अगर मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ूं, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने कही कि इंडिया अपना असर और रसूख इस खित्ते में समझता है, और ख़ास तौर पे अमेरिकन इंटरेस्ट को भी एक तरह से वो हमेशा अपनी प्रायोरिटी के तौर पे रखता है। अब आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट अमेरिकन हाई डिप्लोमेटिक विजिट पाकिस्तान में होने वाली है, 5 सितंबर का वक्त दिया जा रहा है ऑलरेडी उसके। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन इमेज के हवाले से। हमने देखा है कि देयर इज अ सर्ज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी इन द कंट्री एज वेल एज इन ओवरसीज पाकिस्तानीज। जब से ये नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, लोगों का मानना ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे मसाइल का हल यकीनी तौर पर होगा, लेकिन इसके साथ साथ उनको वक्त भी देना ज़रूरी है एक कारामद हिकमत अमली बनाने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो इमरान खान साहब की हुकूमत के सामने है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो पाकिस्तान की एक जो इमेज बन चुकी है कि दे आर टेररिस्ट ऑपरेटिंग ओवर हियर, या किसी तरह की टेररिस्ट को सपोर्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर मिलती है उसको नलिफाई करना। इसी हवाले से अगर अब हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मोहिद यूसुफ साहब ने भी, जो कि तज्जियाकार हैं और फॉरेन पॉलिसीज़ और फॉरेन डिप्लोमेटिक मैटर्स को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। मोहिद, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अपकमिंग अमेरिकन विजिट है, हाई डिप्लोमेटिक विजिट है, इसमें आप देखते हैं कि टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइट होगा या उस पर ज़्यादा बहस या बात की जाएगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अमेरिका की एक पॉलिटिक लैंग्वेज ही बन गई है इस चीज पे, जहाँ दहशतगर्दी की बात होती है और पाकिस्तान के हवाले से तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के हवाले से अभी ये जो टेलीफोन कॉल हुई थी इमरान खान साहब और पोम्पियो साहब के दरमियान, जितनी कंट्रोवर्सी और बदमस्ती हुई वो भी किसी बिना पर थी। तो ये तो मेरे नजदीक बहुत ही हैरान बात होगी अगर अमेरिका ने वो बात न की, पोम्पियो साहब ने यहाँ आके या डू मोर वाली जो बात है, तो वो तो मेरे नजदीक होगी। असल सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ उसी पॉइंट पर रोका जाएगा जो वो 4, 5, 6 घंटे यहाँ है, या आगे बात होगी कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सेटलमेंट की क्या शक्ल निकलती है, तालिबान से बात होनी है या नहीं, और पाकिस्तान अमेरिका के जो बाकी ताल्लुकात के उमूर हैं उन पे को बात होगी या नहीं? असल सवाल वो है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी की बात है, ये वो एक बॉयलरप्लेट है जो ये करेंगे तो सही। लेकिन मोहित, आप किस तरह देखते हैं इसको कि अगर हम ये डू मोर के मंत्रा को अगर गौर से देखें तो ये ख़ास तौर पे 2008 की जो जमहूरी हुकूमत आई थी, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब लीड कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त अमेरिका का दबाव इस हवाले से ज़्यादा बनता था। जब हर दफ़ा हिलरी क्लिंटन की जो विजिट होती थी पाकिस्तान, उसमें भी यही कहा जाता था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जनाब शेरी रहमान साहिबा ने भी, रज़ा रब्बानी साहब ने भी इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया कि ये डू मोर की बात अब और नहीं होगी, और हम जो भी प्रॉमिस करेंगे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के हवाले से उसको पार्लियामान में या हाउसेज में, अपर हाउस में भी लाने की जरूरत है। ये आपको लगता है कि मजीद प्रेशर बढ़ाएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए? देखिए, पहली तो बात यह है कि डू मोर की बात नहीं होगी, ठीक है, तो और क्या बात होगी? मतलब है कि पाकिस्तान का एक तनकीद रही है पाकिस्तान पे कि रिएक्टिव पॉलिसी होती है, तो प्रोएक्टिव पॉलिसी क्या है उसको अमली जामा पहनाना जरूरी है। और उसमें मेरे नजदीक हमें अमेरिका, हिंदुस्तान, चीन, तमाम दुनिया के ममालिक को अलहदा करके एक बात करनी है, अंदरूनी फैसला करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो इल्जाम लगता है इसमें अगर हकीकत नहीं है तो इसको किस तरह आपने दुनिया को बावर कराना है कि ये बात गलत है।
और अगर इसमें कोई हकीकत है तो क्या हिकमत अमली अपनानी है कि ये मामला जो है अंदरूनी तौर पर दुरुस्त हों। आखिरकार ये पाकिस्तान की सरजमीन है और पाकिस्तान को फैसला करना है और पाकिस्तान को दुनिया के साथ मिलकर चलना है। तो जो भी हकीकत है, अगर तो हकीकत दुनिया नहीं मानती तो उसको बावर कराना है, और अगर वाकई कोई मसला है तो उसको हल करना है। लेकिन बावर कराने पे भी तो तनकीद आने लगती है। अगर आपकी यही बात मुईद में शाहिद अमीन साहब के पास ले जाऊं, अभी तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने ओथ भी नहीं लिया था, ही हैडंट टेकन टू द ऑफिस, सिर्फ इलेक्शन का रिजल्ट आया था और हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न मीडिया ने इस बारे में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी थी कि जनाब पाकिस्तान ने उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है जो तालिबान से डायलॉग करने की बात करता है, एंड अ नेगेटिव इमेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज पेंटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आपको लगता है कि पूरी जो मगरबी कुव्वतें हैं वो अपना जहन बना बैठी हैं या मजीद अभी गुंजाइश है वहां पे बातचीत की? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त खुद अमेरिका की पोजीशन ये है कि वो तालिबान को बातचीत में शामिल करना चाहते हैं। अफगान हुकूमत बारहा उनसे दरख्वास्त कर चुकी है कि आप बातचीत की टेबल पे आएँ। तो ये कहना कि इमरान खान ये बात कहते हैं उसमें गोया कोई नामुनासिब चीज़ें, ये पुरानी दास्तान हो गई है। इस वक्त हमें बात करनी चाहिए 2018 की जो पोजीशन है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी एग्ज़िट हासिल करने के लिए कोई सियासी हल चाहता है, जिसका मतलब ये है कि तालिबान कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ में शामिल हो जाएं। असल सवाल ये है कि क्या तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जा सकता है, क्या पाकिस्तान का सिलसिले में कोई फ़ाल रोल हो सकता है। तो गोया कि बातचीत पे तो कोई झगड़ा नहीं है, सवाल यह है कि उसकी जो लॉजिस्टिक्स क्या है, तालिबान को टेबल पे कैसे लाया जाएगा। उस वक्त तक तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक बात पे हम बात करेंगे कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, लेकिन अगर अमेरिका वहाँ से निकल जाता है तो फिर तो तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। नहीं शायद साहब, मेरा इशारा देखें वो तो हमारा फॉरेन ऑफिस की, और जिस तरह के अभी हमने शाह महमूद कुरैशी साहब की यहाँ पे स्टेटमेंट शेयर की, उनका कहना यही है कि फॉरेन पॉलिसी अब फॉरेन ऑफिस में ही बनेगी, उसमें इनपुट ऑफ कोर्स तमाम लीडरशिप का होगा, उसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात और अपनी तरजीहात को देखेंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो एक मौमा बनाया गया है, जो एक दूरी बनाई जा रही है या एक यलगार है इंटरनेशनल मीडिया की अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्या उस इमेज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान की लाए अमल, पाकिस्तान की हिकमत अमली मुख्तलिफ होनी चाहिए? क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि मोदी का भी इमेज वेस्टर्न वर्ल्ड में और ख़ास तौर पर अमेरिका में काफ़ी नेगेटिव था, बट दे वर्कड ऑन इट। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सितंबर 24 को होने वाली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इमरान खान साहब ने अभी तक की गुफ्तगू के हवाले से ये कहा गया है कि शायद वो इसमें शिरकत यानी खुद वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन जो है उसमें अक्सर ममालिक के लीडर आते हैं, बाज़ नहीं जाते हैं, तो अगेन इसकी कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है। होता ये देखिए, मैं खुद पाकिस्तान का सफ़ीर रहा हूँ बहुत मुल्कों में, और न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली का सेशन भी मैंने बहुत दफ़ा अटेंड किया है। वहाँ आन के हर एक मुल्क अपना राग लाता है और चला जाता है, उसमें कोई ख़ास नई बात नहीं बनती है। एक किस्म का स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है। ये समझना कि वहाँ पे कोई मार्का सर हो जाता है, ये एक महज खुशफहमी है। तो अगर वो जाते हैं या नहीं जाते हैं इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पे हमारे वज़ीर ख़ारजा एडिक्वेटली बयान कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं समझता कि यूनाइटेड नेशन सेशन की इस वक्त कोई ख़ास अहमियत है। असल चीज़ ये है कि इस वक्त अमेरिका के साथ क्या डायलॉग होने वाला है, और हमारा कौमी मकसद ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि हम बड़ी दुश्वारियों में घिरे हुए हैं, इक़्तिसादी तौर पर हमारी बड़ी मुश्किलात हैं। अमेरिका का IMF पे भी बहुत असर रसूख है। तो असल की क्वेश्चन ये है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का क्या तरीका है? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान में बहुत सारे वफूद आते हैं और यकीनन हम उनको वेलकम करना चाहेंगे, लेकिन कई दफ़ा हमने देखा है कि माजी में भी खान साहब कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम। आपके पास आना चाहूँगी तारिक साहब, ये आज की भी जो वफ्द से बात की गई तो उसमें उन्होंने बहरहा बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ ये कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी, बहुत अहम होगा मेरा कोई फ़ॉरेन दौरा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैं मुल्क का पैसा बचाऊंगा और मैं इस तरह के जो इंटरैक्शंस हैं या इस तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स उसको अटेंड नहीं करूंगा। आप इसको किस तरह रीड करते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाना चाहिए। कुछ मुल्कों के लोग नहीं आते तो उनके अपने हालात हैं, कुछ मुल्कों के लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है वो अपने हालात के मुताबिक जाते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर जिसने पहली दफ़ा टेक ओवर किया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए ज़ाहिर है इमेज बिल्डिंग करने का मौका होगा।
देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लोग कहते हैं इक़्तिसादी प्रॉब्लम है, सियासी प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम जो है वो चैलेंज है हमारा अमरीकी दबाव से निकलना। ये आज नहीं पड़ा, गुज़श्ता साल अगस्त में जब प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, उन्होंने जब पॉलिसी दी थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, तब से पाकिस्तान पर प्रेशर जो है बढ़ रहा है मुसलसल। आपको पता है कि एक मौके पर तो विजिट जो थे वो कैंसिल हो गए थे। मुझे याद है एक डेढ़ माह पहले गुज़श्ता हुकूमत का जब दौर था, तो एक हमारे यहाँ बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि आइंदा जो है पाकिस्तान से किसी भी US जो ऑफिस बेरर होगा उसके लेवल के ऑफिस बेरर्स को रिसीव करेगा, वो इससे बात करेगा। यानी इस हद तक ताल्लुकात हमारे सरमहरी की तरफ गए थे। अब हमें एक मौका मिला है। अमेरिकन का एक स्टाइल है, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उस पर प्रेशर डालते हैं, उसको रगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। और बात हो रही थी वाटर टेस्टिंग की जाती है। अब ये कॉल का मामला खत्म हो गया, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अब अगले हफ्ते 2 अहम ओहदेदार उनके आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अगले 10 साल की जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है उसका जिक्र किया है, और उसमें पाकिस्तान का जिक्र उस तरह से नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये क्योंकि मेरे पास आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, तो गुलाम मुस्तफा साहब आपका भी इस पे इनपुट ले लूं कि एक होता है डायरेक्टली प्रेशर बिल्ड करना, जिस तरह की कहा जा रहा है उनकी विजिट से पहले एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, पाकिस्तान हैज ट्राइड टू मूव बियॉन्ड दैट। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि FATF ने भी एक 10 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान को दिया है कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए आप टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए काम कीजिए। दिस इज अनदर टैक्टिक टू build pressure on Pakistan. कैसे देख रहे हैं? And again, your comments on the upcoming visit, sir.